नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो मतलब हजारों सालों से हमें सोचने पर मजबूर करता रहा है। मिस्र के वो विशाल पिरामिड्स। हाँ बिल्कुल, खासकर गीजा का ग्रेट पिरामिड। जरा सोचिए, रेगिस्तान के बीच में खड़ा, 4,500 साल पुराना और ऊंचाई करीब 146 मीटर्स। आज की किसी 40-50 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। और ये तब बना जब आज की तरह की कोई भारी मशीनें, कोई क्रेन, कोई लेजर कटिंग टूल कुछ भी नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है, ये बना कैसे? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। क्या ये सिर्फ प्राचीन मिस्र के लोगों की अविश्वसनीय कारीगरी थी, उनकी मेहनत, उनका दिमाग? या फिर जैसा कुछ लोग सोचते हैं, क्या इसमें किसी बाहरी, शायद एलियन सभ्यता का हाथ था? ये पहेली थोड़ी उलझी हुई है। बिल्कुल। और इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे आज हम। हमारे पास पिरामिड का रहस्य, एलियंस या प्राचीन तकनीक नाम का एक लेख है, जिसके कुछ हिस्सों पर हम गौर करेंगे। हाँ, देखते हैं कि इस लेख में क्या तथ्य हैं, कौन से सिद्धांत दिए गए हैं और कौन से सवाल अब भी बाकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य की परतों को खोलना। चलिए। तो सबसे पहले इसके स्केल की बात करते हैं। मतलब गीजा की पिरामिड का आकार ही अपने आप में चौंकाने वाला है। 4,500 साल, ये आज भी दुनिया की सबसे इम्प्रेसिव संरचनाओं में से एक गिनी जाती है। और सिर्फ ऊंचाई नहीं, इसमें लगे पत्थर, उनकी गिनती और वजन, लेख में क्या बताया गया इसके बारे में? लेख कहता है कि इसमें करीब करीब 20 लाख पत्थर के ब्लॉक लगे हैं, 2 मिलियन से ज्यादा। 20 लाख? हाँ, और हर ब्लॉक का वजन औसतन 2.5 टन। कुछ तो 15 टन के भी हैं, और कुछ ग्रेनाइट के ब्लॉक जो अंदर के चेंबर में लगे हैं, वो तो 50 से 80 टन के बीच के हैं। 80 टन? ये आज की सबसे ताकतवर क्रेनों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। और ये पत्थर सैकड़ों मील दूर की खदानों से लाए गए थे, तो पहले उन्हें काटना, फिर तराशना, फिर ट्रांसपोर्ट करना। और फिर उतनी ऊंचाई तक चढ़ाना, ये कैसे किया होगा उन्होंने? लेख में एक हिसाब भी दिया है शायद। हाँ, एक अंदाजा लगाया गया है। अगर मान लें कि पिरामिड 20 साल में बना, जैसा कि कई इतिहासकार मानते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि दिन रात 2400 घंटे काम चला होगा, और हर कुछ मिनटों में एक भारी पत्थर को उसकी सही जगह पर फिट करना पड़ा होगा। हर कुछ मिनट में एक पत्थर? ये तो मतलब किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन से भी तेज लगता है। हाँ, ये स्पीड और मैनेजमेंट का लेवल सोचना भी मुश्किल है, वो भी बिना आज की टेक्नोलॉजी के। और लेख ये भी कहता है कि सिर्फ पत्थर लगाना ही नहीं, उन्हें इतनी सफाई से लगाया गया है। सही कहा। पत्थरों के बीच का गैप, वो जोड़ इतना बारीक है कि कई जगहों पर आप एक पतला सा ब्लेड भी नहीं डाल सकते। कमाल की कारीगरी, वो भी रेगिस्तान की गर्मी में। हाँ, और लेख ये सवाल भी उठाता है कि क्या पहिए, जो शायद उस वक्त भारी वजन ढोने के लिए उतने इस्तेमाल नहीं होते थे, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स पुली सिस्टम के बिना ये सब मुमकिन था? और एक और चीज जो हैरान करती है और लेख ने जिस पर खास ध्यान दिया है, वो है इसकी दिशाओं की सटीकता। हाँ, वो तो अद्भुत है। पिरामिड के जो चारों किनारे हैं, वो लगभग परफेक्टली उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम दिशा में हैं। बिल्कुल सटीक। जो एरर है वो बहुत ही मामूली है, कुछ आख मिनट का ही। आज हम ये सब जीपीएस और सैटेलाइट से करते हैं। उन्होंने जरूर तारों या सूरज को देखकर ये किया होगा, पर इतनी सटीकता वो कैसे हासिल की? ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये तो उस जमाने के एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री के ज्ञान की तरफ भी इशारा करता है। और शायद इसी ज्ञान के हमें उतने ठोस सबूत नहीं मिलते, है ना? हाँ, यहीं पर आकर जो पारंपरिक थ्योरीज हैं, वो थोड़ी कमजोर लगने लगती हैं, और यहीं से वो वैकल्पिक सिद्धांत, जैसे कि एलियन वाली बात, वो सामने आते हैं। अच्छा, तो ये एलियन थ्योरी या प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत, ये क्या कहता है ठीक जैसा लेख में बताया गया है? लेख के मुताबिक इस थ्योरी को मानने वाले कहते हैं कि हजारों साल पहले शायद दूसरे ग्रहों से कोई बुद्धिमान जीव पृथ्वी पर आए थे। एलियंस? हाँ, कह सकते हैं। और शायद उन्होंने ही प्राचीन इंसानों को वो टेक्नोलॉजी या वो ज्ञान दिया जिससे वो पिरामिड जैसी चीजें बना पाएं। ये सोच मुख्यधारा विज्ञान से काफी अलग है, पर इसके सपोर्टर कुछ खास चीजों की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि लेख में शायद कुछ पुराने चित्रों का जिक्र है। बिल्कुल। लेख में बताया गया है कि मिस्र की कुछ पुरानी कलाकृतियों में ऐसी आकृतियां दिखती हैं जो थोड़ी अजीब हैं। कहीं कहीं आसमान से आए देवता जैसे चित्र हैं। उनमें किरदारों के सिर कभी-कभी असामान्य रूप से बड़े या गोल दिखाए गए हैं, या उनके हाथों में कोई चमकती हुई चीज है। चमकती हुई चीज? जैसे कोई डिवाइस? हाँ, लेख कहता है कि कुछ लोग
इनकी तुलना किसी एनर्जी डिवाइस या एडवांस टेक्नोलॉजी से करते हैं। वो मानते हैं कि ये चित्र असल में एलियंस या स्पेस सूट पहने एस्ट्रोनॉट्स के थे। और ये चमकती चीजें उनके उपकरण थे? इसी थ्योरी के मुताबिक हाँ। और शायद इन्हीं एलियंस ने इंसानों को पिरामिड बनाने का तरीका सिखाया या बनाने को कहा। हो सकता है अपनी ताकत दिखाने के लिए, या शायद किसी खगोलीय मकसद से, या अपनी वापसी के लिए एक लैंडमार्क की तरह। लेकिन ये तो सिर्फ एक व्याख्या है ना। ज्यादातर इतिहासकार इसे क्या मानते हैं? हाँ, लेकिन ये साफ करता है कि ये व्याख्याएं बहुत विवादित हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इन चित्रों को माइथोलॉजी, धर्म या उस समय की आर्ट स्टाइल का हिस्सा मानते हैं, एलियंस का सबूत नहीं। तो मतलब एक तरफ ये एलियन वाली रोमांचक कहानी है और दूसरी तरफ है विज्ञान। वैज्ञानिक सोच क्या कहती है इस बारे में? लेख के अनुसार ज्यादातर वैज्ञानिक और इतिहासकार इन एलियन कहानियों को बस कहानी ही मानते हैं, बिना किसी ठोस सबूत के। उनका जोर इस बात पर है कि हमें पुराने जमाने के इंसानों की अक्ल, उनकी प्लानिंग और उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स को कम नहीं समझना चाहिए। वो मानते हैं कि पिरामिड बनाना पूरी तरह से इंसानों के बस में था, मुश्किल जरूर था पर नामुमकिन नहीं। तो फिर वैज्ञानिकों के हिसाब से ये हुआ कैसे? वो भारी पत्थर कैसे उठाए गए होंगे? लेख में कौन सी तकनीकें बताई गई हैं? लेख में उन पारंपरिक तरीकों का जिक्र है जो ज्यादातर माने जाते हैं। जैसे पत्थरों को लाने के लिए शायद लकड़ी की बड़ी बड़ी स्लेज का इस्तेमाल हुआ होगा। स्लेज? हाँ, जिन्हें शायद गीली रेत पर खींचना आसान होता है, और पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए बड़े बड़े रैंप या ढलान बनाए गए होंगे। रैंप? अच्छा। ये रैंप सीधे ऊपर जा सकते थे, या शायद पिरामिड के चारों तरफ घूमते हुए ऊपर जाते होंगे। पत्थरों को खिसकाने के लिए शायद लीवर और लकड़ी के गोल लट्ठों यानी रोलर्स का इस्तेमाल हुआ होगा। ये सुनने में तो लॉजिकल लगता है, मतलब साधारण मशीनें और बहुत सारी मेहनत। हाँ, सैद्धांतिक रूप से ये सब मुमकिन है, और इनके कुछ पुरातात्विक संकेत भी मिले हैं, जैसे कहीं रैंप के कुछ हिस्से मिले हैं या स्लेज के चित्र मिले हैं। ये दिखाता है कि उस समय के लोगों ने अपनी समझ और मेहनत से ही शायद ये कमाल कर दिखाया। लेकिन क्या ये थ्योरी पूरी तरह से पक्की है? लेख कुछ मुश्किलें भी बताता है। हाँ, लेख ये भी बताता है कि इन पारंपरिक सिद्धांतों में भी कुछ सवाल बाकी हैं। पहली बात तो ये कि इतने बड़े रैंप बनाने में ही बहुत ज्यादा मटेरियल और मेहनत लगती। कुछ लोग कहते हैं कि रैंप बनाना खुद पिरामिड बनाने जितना बड़ा काम हो जाता है। अच्छा। दूसरी बात, हमें इन तरीकों का कोई डिटेल्ड ब्लूप्रिंट या लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं मिला है। हमें ठीक ठीक नहीं पता कि वो रैंप असल में कैसे दिखते थे या कैसे काम करते थे। क्या वो सबसे भारी पत्थरों को खासकर ऊपर के हिस्सों तक ले जाने के लिए काफी मजबूत थे? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और लेख कहता है कि कोई ऐसा पक्का आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है जो इन तरीकों को 100% साबित कर दे। ये काफी हद तक अनुमान पर आधारित सिद्धांत हैं, और यही अनिश्चितता है जो एलियन जैसी दूसरी थ्योरीज को जिंदा रखती है। तो इसका मतलब हुआ कि कई बड़े सवाल अब भी वहीं के वहीं हैं। लेख किन मुख्य अनसुलझे रहस्यों पर दोबारा रोशनी डालता है? कुछ सवाल तो वही हैं। पहला, वही भारी पत्थरों को इतनी सफाई और सटीकता से ऊपर कैसे रखा गया? क्या रैंप और लीवर ही इसका पूरा जवाब है? दूसरा, वो कमाल की एस्ट्रोनॉमिकल सटीकता। सिर्फ दिशाएं ही नहीं, पिरामिड के डिजाइन में कई गणितीय अनुपात भी मिलते हैं, जैसे पाई या गोल्डन रेशियो के मान। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या किसी गहरे ज्ञान का सबूत? और इस डिजाइन को बनाया किसने होगा? ये ज्ञान आया कहाँ से? हाँ, ये सब सवाल हैं। और एक और बात, ये पिरामिड सिर्फ मिस्र में ही तो नहीं है, है ना? लेख इस बारे में भी कुछ कहता है? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। लेख इशारा करता है कि दुनिया भर में पिरामिड जैसी दिखने वाली संरचनाएं मिली हैं। मेक्सिको में माया और एज़टेक सभ्यता के पिरामिड्स हैं। हाँ, मैंने सुना है। चीन में कुछ पुरानी कब्रें पिरामिड जैसी हैं। यहाँ तक कि भारत, इंडोनेशिया और दूसरी जगहों पर भी मिलती-जुलती पुरानी संरचनाएं हैं। ये अलग-अलग समय में, अलग-अलग कल्चर में बनी, लेकिन उनका बेसिक डिजाइन, वो तिकोना आकार, वो कहीं ना कहीं मिलता है। ये तो वाकई अजीब है। इतनी अलग-अलग जगहें, अलग-अलग लोग, और फिर भी एक जैसी बनावट। लेख इसका क्या मतलब निकालता है? लेख इस ग्लोबल कनेक्शन पर सोचता है। क्या ये महज एक संयोग है कि दुनिया भर में पुरानी सभ्यताओं ने अपने आप एक जैसे स्मारक बनाने का सोचा? शायद शक्ति दिखाने के लिए, या धर्म के लिए, या तारों को देखने के लिए। हो सकता है। या फिर जैसा कुछ वैकल्पिक सिद्धांत वाले सोचते हैं, क्या इनके पीछे कोई गहरा कनेक्शन है? कोई ऐसी प्राचीन ग्लोबल सभ्यता जिसके बारे में हम जानते हैं नहीं? या फिर वो एलियन वाली बात? हाँ, एलियन थ्योरी के मानने वाले कहेंगे कि ये इस बात का सबूत है
कि किसी एक बाहरी ताकत ने, शायद एलियंस ने, दुनिया भर में इन स्ट्रक्चर्स को बनवाया या बनवाने के लिए प्रेरित किया। ये ग्लोबल समानताएं इस पहेली को और भी बड़ा और दिलचस्प बना देती हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक तरफ हमारे पास प्राचीन मिस्र के लोगों की अविश्वसनीय क्षमता है, उनकी मेहनत है, उनकी इंजीनियरिंग है, जिसके पक्ष में कई तर्क है, कुछ सबूत भी हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है वो अनसुलझे सवाल, वो विशाल आकार, वो हैरान करने वाली सटीकता, जिनका जवाब पारंपरिक तरीकों से पूरी तरह शायद नहीं मिलता। और यहीं पर वो अलौकिक हस्तक्षेप वाले सिद्धांत आ जाते हैं, जो पुराने चित्रों, दुनिया भर में फैली समानताओं और निर्माण की मुश्किलों का हवाला देते हैं, जैसा हमने इस लेख के विश्लेषण में देखा। हाँ, ये एक ऐसी बहस है जो शायद कभी खत्म ना हो। सच में, ये पिरामिड सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं है, ये इंसान की इच्छा शक्ति, उसकी सोच और शायद उसकी सीमाओं के भी प्रतीक हैं। ये हमें बार बार सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं, हम अतीत में क्या थे, हम क्या क्या कर सकते थे, और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। सही कहा। और लेख अन्य भी कुछ ऐसे ही गहरे सवालों के साथ होता है, एक रहस्यमयी संभावना की ओर इशारा करते हुए। क्या संभावना? लेख इस विचार पर बात खत्म करता है कि शायद इन सारे सवालों का जवाब हमारे आसपास नहीं है, शायद वो कहीं दूर सितारों के बीच छिपा है। सितारों के बीच? ये तो बहुत काव्यात्मक बात है। हाँ, और सोचने पर मजबूर करने वाली भी। लेख एक सवाल छोड़ जाता है कि ऐसा हो सकता है कि इन अद्भुत इमारतों को बनाने वालों ने, चाहे वो इंसान हो जिन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर काम किया, या कोई और हो, उन्होंने हमारे लिए बस एक खामोश संदेश छोड़ा हो। कैसा संदेश? एक संदेश जो शायद कहता हो, इन्हें देखो, इन्हें बनाओ और हमें याद रखना। सोचकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हमारे इतिहास का कोई ऐसा पन्ना है जिसे हम अभी तक पढ़ ही नहीं पाए हैं? हो सकता है। क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? और क्या उसने कभी हमारे अतीत को, हमारे इतिहास को किसी तरह से छुआ है या उसे कोई आकार दिया है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद हमें भविष्य में मिले, या शायद ये हमेशा एक रहस्य ही बने रहे। लेकिन ये सवाल पूछते रहना जरूरी है। यही सवाल हमें खोजते रहने, सीखते रहने और इस दुनिया और ब्रह्मांड को देखकर हैरान होते रहने के लिए प्रेरित करते हैं।